क्या है आपके सामने इस वक्त अमाउंट ऑफ सेल्स है जो कि आपका डीवी है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बेसिकली आप उसी में इंटरेस्टेड हैं। डीवी को हमेशा इसी एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे रखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और एक्स आपका रेनफॉल हो गया। जो एक एक ब्लू डॉट है, ये एक महीने का डेटा आपको बता रहा है, हिस्टोरिक डेटा कि बारिश कितनी हुई और आपने सेल्स कितनी की, वो दोनों कहाँ पे क्रॉस हो गए हैं। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि सेल्स बढ़ती हैं जब जब बारिश होती है। गुड डेटा समझ आ गई, लेकिन बाय हाउ मच, यानी कितने मिलीमीटर बारिश होगी तो हम अपनी सेल्स उससे कितनी बढ़ाएं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि सेल्स बड़ा क्रिटिकल डिसीजन है और उसकी बेसिस पे आपका बिजनेस जो है वो बैठ सकता है या तरक्की कर सकता है। तो मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ, यहाँ जिस पे रिग्रेशन की एक लाइन लगी हुई है। इस चीज़ को हम कहते हैं रिग्रेशन की लाइन या रिग्रेशन का मॉडल। इसको जब मैथ में लिखते हैं तो मॉडल बन जाता है, जब लाइन लगाते हैं तो रिग्रेशन की लाइन लग जाती है। और सॉफ्टवेयर ये आपके लिए सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर का ढेर लगा हुआ है। तो ये कोशिश करता है कि ये इट शुड रन थ्रू द मिडल ऑफ ऑल पॉइंट्स। रिग्रेशन लाइन की ये कोशिश होती है। बहुत मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरीके से रिग्रेशन लाइन लगाते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ करते हुए, लेकिन अल्टीमेटली एम ये होता है कि दे शुड रन थ्रू द मिडल ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स। तो बेसिकली ये लाइन आपको एक तरह से वो उस जवाब का पहला वर्जन देती है जो हम पीछे सवाल पूछ रहे थे कि कितनी बारिश के साथ कितना हम अपना सेल्स बढ़ाएं। और ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। और इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। पहला आपकी इक्वल टू के राइट साइड पे दो कंपोनेंट हो, बल्कि तीन कंपोनेंट होते हैं। ये पहला जो 200 लिखा हुआ है, ये ये वाला पॉइंट है कि लाइन जो है वो टच कहाँ पे हो रही है वाई एक्सिस को। ये 200 है। अगर ये यहाँ टच हो रही होती तो ये शायद 350 या जो भी होता, इधर टच हो रही होती तो ज़ीरो होता। तो ये इंटरसेप्ट होता है जो पहले वाला लिखा होता है। फिर 5x का मतलब है कि जब आप 5 बार x को बढ़ाते हैं, यानी 5 मिलीलीटर बारिश ज़्यादा होती है, तो y एक नॉच पड़ता है। फ़र्ज़ करें आपकी सेल का यूनिट जो है वो 1 मिलियन है, तो 5 मिलीलीटर बारिश के साथ 1 मिलियन बढ़ जाता है, जो भी आपका यूनिट है। फिर जो सबसे आखिरी टर्म है एरर टर्म, ये ये इसके अंदर फॉर स्टार्टर्स सबसे ज़्यादा नॉलेज आपके लिए एज अ स्टूडेंट होती है इस एरर टर्म के अंदर। इससे आपको पता लगता है कि आप सही समझ पाए हैं प्रॉब्लम को कि नहीं समझ पाए। बेसिकली ये आपको बताता है कि ये लाइन कितनी अच्छी तरह फिट हो रही है डेटा पॉइंट्स के ऊपर। ये आपको एरर टर्म बताती है। अब हम एरर का एनालिसिस आज देखेंगे मज़ीद, तो हमें डिटेल में समझ आएगा। लेकिन ये मेन बात ये कि 3 कंपोनेंट हैं, एक इंटरसेप्ट है, एक रिलेशनशिप है जो उसकी स्ट्रेंथ बताता है, और एक एरर टर्म है। आगे चलते हैं। अ, अब पीवीज यानी प्रिडिक्टर वेरिएबल्स या डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनको बढ़ाने के बारे में हम हमें क्या जानना चाहिए? अब अभी तक तो हमने बारिश की बात की और सेल्स की बात की, लेकिन ऑब्वियसली ये दिस इज़ नॉट इनफ। हमने बड़ी-बड़ी बात भी करें तो कंपेटिटर्स के एक्शंस भी हमारे इम्पोर्टेंट पीवीज होते हैं। उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स हो गई, इवन हमारी अपनी सप्लाई चेन की रोबस्टनेस कितनी है, हमारी अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स कितनी क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को इस मॉडल में कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो जब भी आप कोई पीवी ऐड करेंगे, तो आपकी इस इक्वेशन में यहाँ जहाँ 5x लिखा हुआ है, x का मतलब बारिश, तो एक और पीवी ऐड करेंगे तो एक और टर्म ऐड हो जाएगी जो y होगी या x2 होगी या जो भी आप उसका नाम रखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगी।
और ये इंपॉर्टेंट बात और सुनिएगा कि जो ही आप एक और टर्म ऐड करेंगे, एरर टर्म भी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, एरर टर्म रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अब आप जो वेरिएबल्स ऐड करते जाते हैं, आपकी जो लाइन है इसमें कर्वेचर भी हो सकता है कि आ जाए, यानी ये स्ट्रेट लाइन ना रहे बल्कि थोड़ी थोड़ी ये किसी एंगल पे मुड़नी शुरू हो जाए। अब आप ज़रा ये इसको गौर से देखें, मेरे एरो को मूव करते हुए। मैं अगर एरो को ऐसे मूव करूँ जैसे मैं ये और ये, दोबारा देखिएगा, यहाँ से मैं ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये वाला जो कर्वेचर के साथ मैंने लाइन लगाई है, ये शायद ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है डेटा की, क्योंकि डेटा के पॉइंट्स के ज़्यादा करीब से गुजर रही है। मैं फिर चला रहा हूँ इसको, ये देखें, ये ऐसे एक बार ऊपर, एक बार नीचे और फिर यहाँ से ऊपर। तो आप शायद कर्व लाइन ज़्यादा बेहतर तरह रिप्रेजेंट करें जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, तो आर लाइकली टू रिड्यूस द एरर। आगे चलते हैं। अब ये जो रिग्रेशन है, इसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप इसमें प्रेडिक्टर्स ऐड करते जाएं, इसमें आप ऐसे प्रेडिक्टर वेरिएबल्स डाल दें, प्रेडिक्टर या रिस्पांस डाल दें जो कंटिन्यूस हो, यानी डेटा की नेचर कंटिन्यूस हो या डेटा की नेचर कैटेगोरिकल हो। कैटेगोरिकल के बारे में हमने बात की थी कि कैटेगरीज में जो डिवाइडेड होता है, रेड ब्लू येलो ग्रीन, या 1 2 पास फेल गो नो गो, यानी कैटेगोरिकल डेटा। और कंटिन्यूस डेटा का मतलब कि जो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, 1.023, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है। फिर आप इसमें हायर ऑर्डर टर्म्स भी डाल सकते हैं। हायर ऑर्डर का मतलब कि स्क्वायर या क्यूब या लॉग, यानी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना 5x, तो हम इसको 5x स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो जब भी वेरिएबल एक से ज़्यादा हो और स्क्वायर आप ऐड कर दें या क्यूब ऐड कर दें या रेज टू पावर 4 या कुछ भी कर दें, लॉग कर दें, ex कर दें, तो फिर लाइन में कर्व आ जाता है। तो अगर आप लाइन में कर्व लाना चाहते हैं तो वो हायर ऑर्डर से लाइन में कर्व आता है। तो यहाँ से आपके जहन में शायद ये सवाल आया हो कि कर्व वाली जो रिग्रेशन होती है वो तो लीनियर नहीं होती। तो ये दिस इज़ नॉट ट्रू। लीनियर रिग्रेशन का ये मतलब नहीं है कि लाइन सीधी होगी या सीधी नहीं होगी या उसमें स्क्वायर या क्यूब होंगे। हम थोड़ी देर में देखते हैं लीनियर या नॉन लीनियर का क्या मतलब है। और रिग्रेशन की एक और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये आपको इंटरैक्शंस बताता है टर्म्स की आपस में। अब ये थोड़ी देर में हम इसको देखते हैं, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त एलिगेंट तरीके से एक फैक्टर को होल्ड कर लेता है और या कंट्रोल कर लेता है, और किसी फैक्टर को वेरी कर लेता है या बाकी सबको कंट्रोल कर लेता है, एक की वेरिएशन देखना शुरू कर देता है। मतलब आपको आपको करने की ज़रूरत नहीं होती मैथमेटिकली, रिग्रेशन डिज़ाइंड ही ऐसी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो एक को कंट्रोल करके यानी एक एक्स का वाई के साथ रिलेशनशिप आपको दिखाने के लिए बाकी सबको कंट्रोल करता है, ताकि आपको सही तरह समझ आए कि इस एक का क्या फर्क पड़ता है वाई के ऊपर। अब ये अगला देखिएगा, इन ऑर्डर टू अनकन्फाउंड द इफेक्ट्स ऑफ कोरिलेटेड पीवीज, यानी जब बहुत सारे पीवीज हैं जो आपस में एक दूसरे को फर्क डाल रहे हैं, कोरिलेटेड हैं, जिसको हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं, you can estimate how the changes in each PV relate to changes in RV while holding all other variables constant, यानी कि जिसको हम लोग इसमें रोमन में बोलते हैं ceteris paribus, से जो ये लीगल टर्म है कि while all other things being constant। तो जब भी आपको रिग्रेशन एक y और x का रिलेशनशिप बताती है, वो वो कंफाउंडेड रिलेशनशिप नहीं होता, वो बाकियों को कंट्रोल करके बता रही होती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है रिग्रेशन के अंदर, वरना नॉर्मल मैथमेटिक्स में ये काम करना बहुत मुश्किल है।
डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में भी ये काम करना बहुत मुश्किल है। आगे चलते हैं। अब नॉर्मली आपको जो बिल्कुल बेसिक रिलेशनशिप जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर में रिग्रेशन का देखते हैं ना, तो ये वाला आपके पास आउटपुट आती है। एक ये जो एक कोएफिशिएंट्स और टर्म्स ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस केस में जो हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें आरवी है इनकम, यानी आप कितने पैसे कमाते हैं, और इसके प्रेडिक्टर्स हैं आपकी आईक्यू और आपकी एजुकेशन। तो ये आपको एक चीज़ कांस्टेंट है, फिर आईक्यू लिखा हुआ है और फिर एजुकेशन लिखा हुआ है। यानी अगर आप अपनी इस इक्वेशन को याद करें, तो ये कांस्टेंट है 200, फिर ये जो एक एक्स था आईक्यू और दूसरा एक्स है एजुकेशन। ये उसकी आउटपुट आई है। अभी फ़िलहाल हम एरर की बात नहीं कर रहे। एरर के लिए एक और टर्म इसके नीचे लिखी होती है, आर स्क्वायर या प्रेडिक्टेड या एडजस्टेड आर स्क्वायर। उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो आईक्यू के सामने जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 4.796 है, यानी कि ये जो 5x लिखा हुआ है ये है 4.796x इस केस में। और ये आपको बता रहा है कि एन इंक्रीज ऑफ वन आईक्यू पॉइंट increases your earning by an average of around $4.8 while holding everything else in the model constant. इसी तरह आपको एजुकेशन के आगे जो 24 लिखा हुआ है ये आपको बता रहा है कि एन इंक्रीज इन वन यूनिट ऑफ एजुकेशन would increase your earnings by $24.22 again while holding everything constant. दूसरी नहीं बल्कि शायद पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस सारे आउटपुट में ये पी वैल्यू होती है। पी वैल्यू के बारे में हमने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि आप पहले एक अल्फ़ा वैल्यू सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर लोग उसको 0.05 पे सेट करते हैं, और फिर ये चूँकि यहाँ पे टी टेस्ट की बात हो रही है, तो टी टेस्ट में आप जाके टी टेबल में जाके देखते हैं कि आपके डेटा के साथ पी वैल्यू करस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है। तो अगर वो 0.05 से कम होती है तो इसका मतलब है कि ये 4.96 एक रिलायबल फिगर मिली है आपको। अगर यहाँ पे ये 0.05 से ज़्यादा होती तो दिस वुड मीन नथिंग। 4.79 का कुछ मतलब नहीं होना था, और आपने कहना था कि आईक्यू इम्पॉर्टेंट वेरिएबल नहीं है। कोई भी वेरिएबल इम्पोर्टेंट तब होता है जब उसकी पी वैल्यू उस लेवल से नीचे होती है जिस लेवल पे आपने अल्फा सेट किया होता है। तो ये मेन आउटपुट होती है रिग्रेशन की। इसमें अब थोड़ी देर में हम स्टैंडर्ड एरर को भी देखते हैं क्या चीज़ है, और शायद आज ना देख पाएँ, अगली क्लास में देखें। ये टी, अगेन इस टी की भी इस पर्पस रिलेशनशिप को पर्पस को देखने के लिए कोई वैल्यू नहीं होती। 12 का ये मतलब नहीं है कि 12 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसी तरह 5 का ये मतलब नहीं है कि 5 कमज़ोर रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर पी वैल्यू से पता चलता है। नॉर्मली अगर ये आईक्यू के आगे 4 लिखा हुआ है तो ये टी भी छोटा होगा टी टेस्ट में। एजुकेशन के आगे 24 लिखा हुआ है तो ये फिर बड़ा होगा टी में। लेकिन अगेन ये फिगर आपको कुछ भी नहीं बता रही है। आगे चलते हैं। कोरिलेटेड प्रेडिक्टर्स। अब बहुत सारे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया कि प्रेडिक्टर्स आपस में कंफाउंड हो रहे होते हैं। एक में चेंज दूसरे को अफेक्ट कर रही होती है। तो इसको हम मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं स्टैट्स की ज़ुबान में, और रिग्रेशन इसको आपके लिए खुद ही हैंडल करती रहती है। अब मल्टी कोलिनियरिटी मिनिटैब में समझने के लिए एक स्टैट यूज़ होती है जिसको कहते हैं वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। अब इसकी जनरली स्पीकिंग 10 से कम वैल्यू हो तो आप कहते हैं कि ये कोलिनियरिटी सिग्निफिकेंट कोलिनियरिटी कॉज नहीं कर रहा, और 10 से ज़्यादा हो तो आप कहते हैं कि ये कॉज कर रहा है, और उसको फिर निकाल के देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है मॉडल हमारा। अ, अगर कहीं पे 10 से ज़्यादा हो इसको सिवियर हम कहते हैं, और वो बेसिकली आपके मॉडल को या आपके रिग्रेशन इक्वेशन को अनस्टेबल कर देती है। और अ, उसकी फिर इंटरप्रिटेशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस इक्वेशन को देख रहे थे ना,
तो इसमें फिर ये 5 रिलायबल नहीं रहता है, हमें समझ नहीं आती कि कौन ये एक्चुअली 5 है या इस 5 में से 3 जो है वो किसी और फैक्टर की वजह से आ रहा है। तो वो आपके लिए इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पे आप वीआईएफ को यूज़ करते हैं और जो 10 से ऊपर हो उसको अ अ, उसको रिव्यू करते हैं और 10 से नीचे हों जनरली स्पीकिंग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी मीटिंग ख़त्म होने वाली है तो मैं